हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड के लिए अति महत्वपूर्ण मैथ के कुछ प्रश्नों को लाए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह पूरे प्रश्न सेलेक्टेड हैं और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है इसमें शामिल, और कुछ ऐसे प्रश्न भी है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग जो है क्या होगा। प्रश्न का कहना आप लोग समझ गए। अब चलते हैं इसके हल की ओर। दोस्तों, आपको दो सूत्र जो कि अति महत्वपूर्ण है, ये दो सूत्र आपको किसी भी कीमत पर रट लेने हैं। एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। ये प्रश्न दोस्तों आपके डीएलएड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इसको बस कुछ ही समय में थोड़ा बस अपना टाइम वेस्ट करके आप इसको एक नंबर अपना सकते हैं यहाँ से। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। दोस्तों, आपके डीएलएड एग्जाम में पूरे प्रश्न जो होते हैं वन लाइनर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो इसके सोल्यूशन की ओर। दोस्तों, सोल्यूशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है क्योंकि शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस बी के स्थान पर 4 है। माइनस बी के स्थान पर रखेंगे हम लोग -4, -4। माइनस बी के स्थान पर रखेंगे -4 और माइनस का जो निशान है वो सिंबल रहेगा ही। उसके बाद ए का हो जाएगा 1। तो दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस होते हैं आपके प्लस, और जो नीचे में 1 होगा वो नीचे 1 रह ही जाएगा वैसे। अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन में डी में आपको दिख रहा होगा 4, क्योंकि नीचे वाले 1 का कोई मायने नहीं रहता है। एक आदमी में बांटा जाए तो उसे 4 रुपया पूरा हिस्सा उसे ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस चतुर्थांश में एक बिंदु -4 और -5 होंगे। दोस्तों, आपको अगर अच्छे से सीखना है तो देखिए इधर से सीखते हैं। यहाँ बीच में जो होता है ये मूल्य बिंदु होता है। यहाँ पर का x1 होता है दोस्तों, और यहाँ पे x1, फिर यहाँ पे y, और दोस्तों यहाँ पे y1। इस प्रकार से आपके चतुर्थांशों का क्रम होता है। दोस्तों, हमारा पहला चतुर्थांश जो होता है ये होता है, दूसरा ये होता है, तो दोस्तों अगर बात करें कि इनमें संकेतों के, निशानों के, चिन्हों के, तो एक्स अक्ष पर जो होता है इधर प्लस रहता है, फिर वाई अक्ष पे माइनस रहता है, अर्थात इस चतुर्थांश में प्लस माइनस दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगर इस चतुर्थांश की बात करें तो इसमें दोनों जो होते हैं प्लस के निशान होते हैं। अगले में एक्स में माइनस रहता है, परंतु वाई का जो निर्देशांक रहता है वो प्लस रहता है। उसके बाद दोस्तों, जो चौथा चतुर्थांश है उसमें दोनों जो होते हैं माइनस के रूप में रहते हैं, अर्थात एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। इसलिए इसका सही उत्तर, और आपके जो प्रश्न है उसमें भी दोनों संख्याओं पे माइनस है निरूपित। तो दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उसका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु एक्स के निर्देशांक -4 और वाई के निर्देशांक -5 जो होंगे दोस्तों, वो चौथी चतुर्थांश में स्थित होंगे। आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। ये सारे प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड है, आप इसे हल्के में ना लेके इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों, 1 लीटर जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप सही जान के भी कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपसे गलत होने की संभावना हो जाएगी। देखिए, आपको ऑप्शन सारे सेम लगते होंगे, तो ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से धैर्यपूर्वक अपने सोल्यूशन को बना के आएंगे। दोस्तों, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे आप। अगर पूछा जाए 1 केजी में, तो 1 केजी में भी ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 किलो में, किलोमीटर में दोस्तों, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
ठीक है दोस्तों। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ऐसे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि अत्यंत ईजी हैं। आप इस प्रश्न को सिर्फ एक बार देख के जाएंगे तो आपसे गलती होने की संभावना नहीं है, परंतु नहीं देख के जाएंगे तो हो सके आसान प्रश्न भी आपसे छूट जाए। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के क्या होंगे दोस्तों? क्या होंगे? आप ऑप्शन देख लीजिए। अनंत हल होंगे, सभी होंगे अर्थात तीनों ऑप्शन होंगे, सी में है समान होंगे और डी में है बड़ा होगा। तो दोस्तों क्या होगा देखिए, एक बार पढ़ते हैं फिर प्रश्न को समझ के इसका आंसर देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो दोस्तों यहाँ बना लेते हैं हम त्रिभुज, और कोई एक भुजा बढ़ा देते हैं, ये भुजा हम यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है तो बहिष्कोण, ये जो कोण बनेगा बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के, ये कोण दोस्तों अभिमुख अंत कोण, ये दोनों कोण हो जाएंगे अभिमुख अंत कोण के योग के क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों बता दें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए और उसके बाद बहिष्कोण जो बनता है इसके अंदर वाले अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, अंत कोणों के योग के बराबर होता है अर्थात समान होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक दोस्तों आप जानते हैं कि विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको विषम पूर्णांक बताने से पहले आप बता देते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है, आप इसे भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या दोस्तों, उसके बाद पूर्ण संख्या, तो जीरो सहित गिनती की संख्या में जो आता है शामिल होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद पूर्णांक संख्या भी आपसे पूछा जाता है, पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर देने के बाद, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करने के बाद पूर्ण संख्या सहित सभी प्राकृतिक संख्या को दोस्तों जो है दोस्तों पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है देखिए आप, कि सभी किसी पूर्णांक मतलब उसमें ऋणात्मक संख्या भी आएंगे, धनात्मक संख्या भी आएंगे और शून्य भी आएंगे, के लिए विषम पूर्णांक का जो सिंबल या संकेत किस रूप में होगा। देखिए आप ऑप्शन नंबर ए में है p, ऑप्शन नंबर बी में है 2p, ऑप्शन नंबर सी में है p+1 और ऑप्शन नंबर डी में है 2p+1। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यदि आप कमेंट में जवाब दे दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा आपको आंसर बता दें कि इसका जो संकेत होगा ये 2p+1 के रूप में लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए दोस्तों, यदि हम किसी संख्या को p का वैल्यू है 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 = 5, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, परिणाम हमको ठीक मिल रहा है। अगर हम 3 ले रहे हैं, 3 × p का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 3 × 2 + 1, तो 3 और 2 6 हो जाएंगे, 3 × 2 6 हो जाएंगे प्लस 1 7। दोस्तों इस प्रकार से कोई भी संख्या लीजिएगा आप तो आपको परिणाम में जो मिल रहा है वो विषम पूर्णांक ही मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएंगे। आपके प्रश्न ऐसे कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, यदि समूह के यदि समूह के चारों चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक चरमान, तो बीच के चरमान को समूह का क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोग जान लीजिए क्या क्या होता है यहाँ पे, आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि माध्य क्या होता है। ऑप्शन में चूंकि माध्य है, माध्यक और बहुलक ही है, तो तीनों के बारे में हम बता दें आपको क्या होता है दोस्तों। माध्य क्या होता है आप जान लें कि माध्य जो होता है दोस्तों, एक माध्य का ही दूसरा नाम औसत है। माध्य का ही दूसरा नाम औसत है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे माध्य और माध्यक में कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे को। तो माध्य का मतलब जो होता है दोस्तों, किसी के पास से कम रुपए, किसी के पास से अधिक रुपए लेके सबको समान रूप से वितरित करना माध्य कहलाता है दोस्तों। सबको समान रूप से वितरित करना क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। परंतु माध्यक या माध्यिका दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं कि मिड पॉइंट यानी बीच वाली संख्या, दोस्तों किसी भी संख्याओं के समूह को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेने के बाद
जो बीच में आता है दोस्तों, जो बीच में आता है उसी को माध्यक बोलते हैं, अर्थात मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट को ही माध्यक या माध्यिका बोलते हैं। और बहुलक क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों बहुलक की अगर बात करें तो जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होती है, बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? बहुलक कहेंगे। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो बीच में रहता है उसको क्या बोलेंगे? माध्यक बोलेंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यक हो जाएगा, क्योंकि माध्यक को ही आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है और बीच वाला जो आता है वो माध्यक कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 को देखा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों जो अन्य दो भुजा है दोस्तों, नए दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? दोस्तों देखिए आपको क्या कह रहा है प्रश्न। एक त्रिभुज है दोस्तों, यह एक त्रिभुज है। इसमें बोला जा रहा है कि एक भुजा का योग, वर्ग का योग दोस्तों, इसका वर्ग अन्य दो भुजा अर्थात इसको वाई और इसको जेड मान लें, एक्स स्क्वायर जो होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर जो होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से होगा। और दोस्तों और उसके आगे क्या बोला रहा है? तो पहले वाले भुजा का सम्मुख कोण, इस भुजा का दोस्तों सम्मुख कोण अर्थात ये सामने वाला कोण, ये जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा, अर्थात इस कोण का नाम क्या होगा, वही दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जान लीजिए कि एकमात्र एक कंडीशन जो लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय, वो एकमात्र जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज अर्थात 90 डिग्री वाले त्रिभुज में ही लागू होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? समकोण जो होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समकोण कहाँ है दोस्तों? तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि समकोण है। दोस्तों क्या बोला जा गया था कि ये जो कोण है, ये जो भुजा है, ये अन्य दो भुजाओं, ये दोनों भुजाओं के वर्गों, इसका वर्ग जो है दोस्तों अन्य दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसके सामने वाला कोण अर्थात ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग समकोण कहते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। आपको कह रहा है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है? देख लीजिए सबसे पहले अब अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो या तो स्वयं से कटे या फिर पुनः एक से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका मात्र दोस्तों वही सारी संख्या है जिसके मात्र दो ही फैक्टर होंगे, अर्थात दो ही गुणनखंड होंगे, वो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। आपको 54 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों 54 का हम लोग क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। जिस प्रकार आपने एलसीएम बनाए होंगे, ठीक उसी प्रकार हम इसको विभाजित करेंगे। तो 54 को अगर विभाजित करते हैं पहले 2 से तो 27 आ जाता है। और दोस्तों यह एक विषम संख्या आ गई, ये 2 से और नहीं विभाजित होगा। और दोस्तों 2 के अलावा अगर हम 3 में जाए, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 में जाते हैं तो 3 तिरिका 9 हो जाता, 3 नमा 27 हो जाता है दोस्तों। फिर इसको 3 से काट सकते हैं दोस्तों, और यह नहीं कटेगा। अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही हुआ दोस्तों, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 दोस्तों, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। और ये कहाँ है दोस्तों? आपके ऑप्शन में ये कहाँ है आप देख लीजिए। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में ही आपको 2 पर पावर 1 और गुना 3 पर पावर 3 दे दिया गया है, जो इस हिसाब का सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों इसको सत्यापित भी कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न में, आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी आंकड़ों के लिए माध्य 5 माध्यिका 6 हो तो बहुलक क्या होगा? दोस्तों माध्य, माध्यिका और बहुलक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इसको भी अच्छे से देख के जाएंगे। उसके अलावा आप एक जो सूत्र है इसके लिए, जो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे याद करके जाएंगे। दोस्तों आपका सूत्र क्या है देख लीजिए यहाँ पे, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य, घटा क्या होता है दोस्तों? 2 गुना माध्य। आपके इस प्रकार से होते हैं।
आप इस प्रश्न को अच्छे से याद करके जाएंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न तो बहुलक से रहते ही हैं। उसके बाद दोस्तों इसको हल करने की बात करें तो आपको बहुलक निकालने बोला गया है। तो लिखेंगे बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का। तो दोस्तों माध्य का या माध्य आपको 6 है, 3 गुना लिखना है तो 3 गुना 6 लिख देंगे हम लोग, माइनस 2 गुना माध्य तो दोस्तों 2 लगाएंगे सूत्र वाला, और 5 है माध्य, इसका माध्य लगाएंगे 5। क्या हो जाएगा दोस्तों 6 तिया 18 घटा 5 दूना 10। 18 से जब 10 घटाएंगे दोस्तों तो आपका आंसर 8 आ जाएगा, जो इस मैथ का सटीक आंसर होगा। देखिए दोस्तों 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 8 दिख रहा होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुलक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद चलते हैं आज के अंतिम नंबर प्रश्न में। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है 5 संख्याओं का माध्य जो है दोस्तों 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। अगर एक संख्या को हटा दिया जाए, एक संख्या को हटा दिया जाए तो 16 हो जाता है। तो माध्य कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो बताइए हटाई गई संख्या क्या है। दोस्तों आपको पूछा जा रहा है 5 संख्याओं का माध्य जो है 18 है, उसमें से एक संख्या हटा दिए जाने के बाद माध्य 16 हो जाता है। तो दोस्तों उस संख्या का जो है मान कितना था वही आपको ज्ञात करना है। दोस्तों आप माध्य को थोड़ी देर के लिए औसत भी मान सकते हैं, क्योंकि माध्य और औसत सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का आप माध्य भी लिख सकते हैं दोस्तों, माध्य को ही औसत बोला जाता है। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। दोस्तों सभी संख्या का योग जो है वो हमें पता नहीं है, लेकिन माध्य पता है। तो सभी संख्याओं का योग बराबर हम लोग लिख सकते हैं सभी माध्य, क्योंकि औसत बराबर होता है दोस्तों सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। सभी संख्या संख्या हमें पता है, और इसका जो औसत है वो कितना है दोस्तों 18। संख्या के स्थान पर क्या लिख देंगे दोस्तों, संख्या कितना है 5। संख्या कितनी है दोस्तों, संख्या 5 है। तो योग का जो है दोस्तों योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, एक रोज गुना होगा, 18 पंचे 90 होगा दोस्तों, योग 18 पंचे 90 हो जाएगा। लेकिन उसमें से ये 90 जो हुआ दोस्तों 5 संख्या, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत जो योग जो हुआ दोस्तों 90 हुआ। अगर उसमें तो एक संख्या निकाल लिया जाता है, अर्थात 90 में एक संख्या को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद योग क्या होगा दोस्तों, फिर योग अब संख्या घट के, क्योंकि 5 संख्या था तो एक घट के अब क्या हो गया संख्या 4 हो गया, और माध्य 18 था घट के कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। तो अब 16 गुना 4 जो करेंगे तो नए माध्य का जो है औसत निकल जाएगा। इधर 90 घटा में x बराबर 16 16 चौके 64। तो जब x की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करें दोस्तों तो -x इधर रहने देते हैं, 64 घटाओं पे उधर 90 कर देते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, -x वैल्यू, -x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों उधर माइनस में कितने आ जाएंगे दोस्तों 26, माइनस में 26, माइनस माइनस कट जाएंगे, बराबर में सेम चीज़ कट जाता है, और x का वैल्यू जो आएगा दोस्तों 26 आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि कम समय में जो बच्चा है आपके दोस्त का भी कुछ लाभ हो जाए। और दोस्तों चाहते हैं कि आपको सभी नोटिफिकेशन डीएलएड के बारे में मिले, सभी प्रकार की जानकारी और अच्छे से बेहतरीन क्लासेस दी जाए, उनसे जुड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।